स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 80 बी एंड सेक्शन 80 पी ए। इन दो सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारा डिडक्शंस वाला चैप्टर ये यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सेक्शन 80 आई ए आई बी आई सी। तो ये सारे डिडक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने बात करी थी 80 LA एंड 80 M की, और अब हम लोग बात करने वाले हैं 80 पी और 80 पी। इसी के साथ हमारे इनकम से रिलेटेड जितने भी डिडक्शन होते हैं ये कवर हो जाएंगे, प्लस जो डिडक्शन चैप्टर है हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट से रिलेटेड जो डिडक्शन आपको मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, आपको जो डिडक्शन मिलते हैं वो एक तो इनकम से रिलेटेड मिलते हैं और दूसरा आपको पेमेंट से रिलेटेड मिलते हैं। तो पेमेंट वाले जितने भी डिडक्शन होते हैं जैसे 80C हो गया, 80D हो गया, इनको भी हम लोग पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे तो उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां पर पिछले जितने भी वीडियोस हैं वो सारे के सारे देख सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 पी, और इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे 80 पी ए की। यहां पर देखिए लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 पी होता है वो किसको मिलता है, वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इनकम हो रही है उस इनकम पर वो अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 पी। इसके बाद बात आती है कि कितना क्वांटम मिलेगा, कितने टाइम पीरियड तक मिलेगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज के लिए मिलेगा, तो ये सभी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। यहां पर आप ये समझिए कि जो 80 पी है वो किसको मिलता है, वो मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अपनी इनकम पर। इसके बाद अगर हम देखें कि कौन कौन से असेसीज को क्लेम कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही इसको क्लेम कर सकती हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपको मिलता है। तो यहाँ पर देखिए डिडक्शन जो अमाउंट है हमारा ये अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग एक्टिविटीज के लिए बांटा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू सर्टेन स्पेसिफाइड एक्टिविटीज, कुछ ऐसी स्पेसिफाइड एक्टिविटीज की लिस्ट हमको दी गई है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी उन स्पेसिफाइड एक्टिविटीज को करती है उससे होने वाला जो भी प्रॉफिट या फिर इनकम है उस पर वो डिडक्शन क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 80 पी। कौन कौन सी है देख लेते हैं। ये देखें यहां पर लिखा हुआ है 100% ऑफ डिडक्शन shall be allowed in respect of profits and gains attributable to any one or more of the following activities to a cooperative society engaged in। यानी कि जिन एक्टिविटीज की हम बात करने वाले हैं, जिन एक्टिविटीज की हम बात करने वाले हैं, इन एक्टिविटीज को करने पर जो भी प्रॉफिट या फिर गेन होगा उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उस पर वो अपना 100% मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ या जितनी भी इनकम उसको हुई पूरा का पूरा उसका डिडक्शन क्लेम कर सकती है। कोई भी टैक्स उसको यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें बोल रहा है कैरिंग द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू इट्स मेंबर्स। आपको पता है कि जो मेंबर्स होते हैं वही फॉर्म करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो यहाँ पर अगर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या काम कर रही है, वो काम कर रही है बैंकिंग का, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है अपने मेंबर को। तो एक तो ये एक्टिविटी हो गई। दूसरा यहाँ पर हो गया कॉटेज इंडस्ट्री, तो कॉटेज इंडस्ट्री की जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। तीसरा यहाँ पर है द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर, मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं उन लोगों ने एग्रीकल्चर का कोई सामान उगाया, कोई वहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, उसकी अगर मार्केटिंग का काम कर रही है, उसको अगर बेचने का काम कर रही है यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उससे भी जो होने वाली उसको इनकम है उस पर भी उसको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 पी। तो एक तो ये तीन एक्टिविटीज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर आती है द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, सीड्स, लाइव स्टॉक और अदर आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर एग्रीकल्चर फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग देम टू इट्स मेंबर्स। तो यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसने क्या किया, उसने किया परचेज का काम, उसने खरीदा किसको, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स खरीदे, उसने सीड्स खरीदे, उसने लाइव स्टॉक खरीदा, ठीक है, उसने अदर आर्टिकल्स खरीदे जो कि एग्रीकल्चर में काम आने वाले थे। किस लिए, ताकि उनको वो सप्लाई कर सके अपने मेंबर्स को। इस काम के लिए उसने ये सारी चीजों को परचेज किया। तो इनसे होने वाली कोई भी इनकम जो होगी उस पर भी उसको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 इसके बाद नेक्स्ट आता है द प्रोसेसिंग विदाउट द एड ऑफ पावर ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स। अगर वो प्रोसेसिंग का काम करती है, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उसके मेंबर्स ने उगाया था उसको अगर वो प्रोसेस करने का काम करती है, जैसे अभी हमने पीछे बात करी थी ना, जो भी उसके मेंबर्स ने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उगाया है उसको अगर वो मार्केटिंग का काम कर रही है तो यहाँ पर जो भी उसको इनकम होगी उस पर भी उसको डिडक्शन मिलेगा। प्लस
अगर वो प्रोसेसिंग का काम करती, प्रोसेसिंग भी कर रही किससे, विदाउट द एड ऑफ पावर, मतलब कोई लेबर का यूज करके, ऐसा नहीं कि वो मशीन ला करके रख ली, उस मशीन से वो प्रोसेस करने का काम करिए, अगर तब करेगी तब नहीं मिलेगा यहाँ पर डिडक्शन। विदाउट द एड ऑफ पावर अगर कर रही है प्रोसेसिंग का काम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, तो उससे भी अगर कोई उसको इनकम हो रही है, उस पर भी उसको डिडक्शन मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है द कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ द लेबर ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, उन लोगों ने कलेक्टिवली कहीं पर जाकर के अपना लेबर दिया है, कहीं पर जाकर के काम किया है, उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई इनकम हो रही है, उस इनकम पर भी उसको यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। इसके बाद लास्ट आता है फिशिंग और एलीड एक्टिविटीज। फिशिंग का मतलब वही फिशरीज और उससे रिलेटेड कोई भी जो एक्टिविटीज होंगी वो यहाँ पर आएंगी, जैसे कि कैचिंग हो गई, क्यूरिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, स्टोरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिश हो गया, और द परचेज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट इन कनेक्शन देयरविद फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग देम टू इट्स मेंबर। यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वो क्या करी थी, वो फिशरी से रिलेटेड काम करी थी। फिशिंग से हो गया, फिशिंग से रिलेटेड कई काम हो गए, एक तो फिश को पकड़ना हो गया, उसके बाद उसकी क्यूरिंग हो गई, प्रोसेस करना उसको हो गया, उसको स्टोर करना हो गया, उसकी मार्केटिंग हो गई, ठीक है, या फिर कोई ऐसा मटेरियल और इक्विपमेंट अगर वो परचेज कर रही है फिशिंग से रिलेटेड ही, इसलिए ताकि उस सारी चीजों को, जो मटेरियल और इक्विपमेंट उससे परचेज किया वो किस लिए, ताकि उनको वो सप्लाई कर सके अपने मेंबर को, और उसके थ्रू मेंबर्स फिशिंग का काम कर सकें। इनसे होने वाली, इन एक्टिविटी से होने वाली जो भी इनकम होगी उस पर भी उसको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने यहाँ पर देखा स्पेसिफाइड एक्टिविटीज जो थी, उन स्पेसिफाइड एक्टिविटीज में एक तो बैंकिंग बिजनेस हो गया, क्रेडिट फैसिलिटीज वाला हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री की एक्टिविटीज हो गई, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स हो गया, सीड्स हो गया, ये था, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग हो गया, जो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस हुआ उसको प्रोसेस करने का काम हो गया, कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर हो गया, ठीक है, फिशिंग एंड एलिड एक्टिविटीज। इनसे होने, इन एक्टिविटीज से होने वाली जितनी भी इनकम है उस पर 100% डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी हमने बात करी थी स्पेसिफाइड एक्टिविटीज की, अब यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली कुछ डिडक्शन यहाँ पर अलग से दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है क्लॉज बी के अंदर में, जैसे अभी हमने जो डिस्कस किया था वो था क्लॉज ए, ठीक है, ये था हमारा क्लॉज ए। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लॉज बी की। 100% of deduction shall be allowed in respect of profits and gains of a cooperative society in case of a primary cooperative society। यानी कि ये जो डिडक्शन की बात हम लोग करने वाले हैं और क्वांटम की बात करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। एंगेज इन सप्लाइंग मिल्क, ऑयल, सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल रेज्ड बाय इट्स मेंबर्स। यानी कि यहाँ पर जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिडक्शन को हम लोग डिस्कस करें, वो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या काम कर रही है, वो काम कर रही है मिल्क को सप्लाई करने का, ऑयल सीड्स सप्लाई करने का, फ्रूट्स सप्लाई करने का, या फिर वेजिटेबल सप्लाई करने का। और ये मिल्क, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल ये किसने उगाया है, ये किसने रेज किया है, ये किया है इसके मेंबर्स ने रेज। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये हो गए इसके मेंबर, ठीक है, ये हो गए इसके मेंबर्स। इसने मान लीजिए कि मिल्क यहाँ पर वो किया था, सप्लाई किया था, इसने फ्रूट सप्लाई किया था, इसने वेजिटेबल सप्लाई किया था, किसको, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को। मान लीजिए कि जैसे ये इन लोगों का स्टोर हाउस है, इसने ला करके मिल्क यहाँ पर स्टोर कर दिया, इसने यहाँ पर वेजिटेबल स्टोर कर दिया, इसने यहाँ पर फ्रूट्स को स्टोर कर दिया। तो ये जो मेंबर्स हैं ये यहाँ पर रेज कर रहे थे मिल्क को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल को, और यहाँ पर एक जगह पे इकट्ठा कर दे रहे थे। अभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये यहाँ पर जो इसने रेज किया इनके मेंबर्स ने, उसको सप्लाई करेगी किसे, अ फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन सप्लाइंग दी अबव मेंशन प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पर जो मेंबर्स ने रेज किया था और अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ पर दिया था, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इन सारे प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर दिया किसी फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को। फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसके मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद होती है, ठीक है, मतलब एक तरीके से आप ये मानिए कि जैसे ये बड़ी फेडरल हो गई सोसाइटी। अब इसके अंदर में जो अलग अलग, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 हो गई, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पर 2 हो गई, तो इसके मेंबर जो होंगे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी। और यहाँ पर जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी की हम बात करें, इसके मेंबर इंडिविजुअल पर्सन होते हैं। तो किसी एक फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ पर जो प्रोड्यूस थे वो सारे दे दिए, ताकि फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी आगे इन सारे प्रोडक्ट्स को या तो पब्लिक को सप्लाई कर दे या फिर किसी और को सप्लाई कर दे, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर आ जाता है गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी। या तो वो सप्लाई कर दे गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी को, तो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी भी यही काम करेंगी कि आगे वो लोग पब्लिक को सप्लाई कर देंगी। तीसरा यहाँ पर है गवर्नमेंट कंपनी और अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंगेज इन सप्लाइंग दी अबव मेंशन प्रोडक्ट्स टू दी पब्लिक। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी हो गई, कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो गया जो कि आगे फर्दर सप्लाई करेगा। अगर हम इसको समझें यहाँ पर, तो क्या किया, मेंबर जो थे, मेंबर्स ने
अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ पर अपना रेज किया हुआ जो भी प्रोड्यूस था वो दिया। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने फिर क्या किया, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने फर्दर ये मिल्क को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल को किसी फेडरल सोसाइटी को दे दिया, या फिर किसी गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी को दे दिया, या फिर किसी गवर्नमेंट कंपनी को दे दिया। ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आगे ये सारी चीजें पब्लिक को सप्लाई कर दी। तो इस एक्टिविटी से होने वाली जो भी इनकम है इस प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उस पर उसको 100% का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80E। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज। अदर एक्टिविटीज का मतलब है कि जैसे हमने क्लॉज ए जो था उसमें हमने बात करी थी स्पेसिफाइड एक्टिविटीज की, कॉटेज इंडस्ट्री था, उसके बाद फिर वहां पर बैंकिंग फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटीज, ये सब था। उसके बाद बी की बात करी, क्लॉज बी में हमने देखा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिस्पेक्ट में। अब इनके अलावा जो भी एक्टिविटीज बचती हैं वो हमारी अदर एक्टिविटीज के केस में आ जाती हैं। यहाँ पर देखिए लिखा इन केस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन द एक्टिविटीज अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए और क्लॉज बी आइदर इंडिपेंडेंटली और इन एडिशन टू। मतलब ये जो अदर एक्टिविटीज हैं, या तो आप इनको इंडिविजुअली ऐसी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इनको ऐसी प्रोवाइड कर रहे हो, एक्टिविटीज को कर रहे हो, या फिर आप इसके साथ मतलब या तो स्पेसिफाइड एक्टिविटीज के साथ में कर रहे हो, या फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अपने साथ में अदर एक्टिविटीज को कर रही है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा 50,000 रुपए तक। देखिए लिखा है प्रॉफिट्स एंड गेन्स एट्रीब्यूटेबल टू सच एक्टिविटीज। सच एक्टिविटीज का मतलब वही अदर एक्टिविटीज। अदर एक्टिविटीज टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 shall be allowed as a deduction from the gross total income. However, in the case of consumers cooperative society, this deduction shall be rupees 1 lakh in respect of profits and gains. अदर एक्टिविटीज अगर आप कोई भी करते हो तो आपको 50,000 रुपए तक मिलेगा, लेकिन अगर आप एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो उस केस में जो डिडक्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख रुपए का। और जो हमने क्लॉज ए और क्लॉज बी में देखा था उन दोनों में 100% था, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, कोई भी लिमिट वहां पर नहीं लगाई गई थी, लेकिन यहां पर आपकी लिमिट लगा दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम्स। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ पर इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट की इनकम हुई है, या फिर उसको डिविडेंड मिला है डिराइव्ड बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट्स विद अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई इंटरेस्ट इनकम दी है या फिर कोई डिविडेंड प्रोवाइड किया है, तो उस डिविडेंड और उस इंटरेस्ट पर उनको कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं देना, पूरा का पूरा उनका यहाँ पर उसको डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं बनता उस पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटिंग आउट इनकम फॉर सर्टेन पर्पस। अगर लेटिंग आउट मतलब अगर किराए पे चढ़ा करके कोई इनकम अगर हो रही है, ठीक है, तो उस पर भी उनको डिडक्शन नहीं देना पड़ेगा, लेकिन कुछ सर्टेन पर्पस यहाँ पर दिया गया। ऐसा नहीं कि आप किसी इंडिविजुअल पर्सन को घर उस पे दे दो किराए पे और उस पे आपको इनकम हो रही हो। यहाँ पर देखिए लिखा है द होल ऑफ द इनकम डिराइव्ड बाय द सोसाइटी फ्रॉम लेटिंग ऑफ गोडाउन्स, वेयर हाउसेज फॉर स्टोरेज प्रोसेसिंग और फैसिलिटेटिंग द मार्केटिंग ऑफ कमोडिटीज शेल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। यानी कि आपने क्या किया, आपने लेट आउट किया, आपने किराए पे दिया गोडाउन को, वेयर हाउस को, किस लिए, ताकि वहां पर स्टोरेज हो सके या फिर प्रोसेसिंग हो सके, और यहाँ पर फैसिलिटेट किया मार्केटिंग ऑफ कमोडिटीज, जो एग्रीकल्चरल या फिर कोई और जो हमारी प्रोड्यूस थी उन एक्टिविटीज को। तो इस काम के लिए अगर आपने लेट आउट किया है तो फिर आपको जो भी इनकम हुई उस पूरी की पूरी इनकम पर आप डिडक्शन को क्लेम कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू सर्टेन कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर्टेन का मतलब है कि यहाँ पर हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये वाला डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, कुछ ऐसी स्पेसिफाइड कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी जिनको ये वाला डिडक्शन मिलेगा। तो देख लेते हैं कि कौन सी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इन केस of a cooperative society which is not a housing society, not a housing society, or an urban consumer society, or a society carrying on the transport business, or the society engaged in the performance of any manufacturing operation with the aid of power। यानी कि कौन कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया इस डिडक्शन से। तो हाउसिंग सोसाइटी जो भी होगी उनको नहीं मिलेगा, अगर कोई अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी उनको नहीं मिलेगा, अगर कोई एक ऐसी सोसाइटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रही है उनको नहीं मिलेगा, या फिर ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को अंडरटेक कर रही है विद द एड ऑफ पावर, मतलब पावर का यूज करके, मशीन्स का यूज करके। तो इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ये वाला डिडक्शन तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला है। तो इनके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बच जाती है उनको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये वाला डिडक्शन मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब उनकी ग्रॉस टोटल इनकम 20,000 रुपए तक ही हो। 20,000 रुपए या उससे कम अगर होती है तभी ये वाला डिडक्शन मिलेगा, अगर ज्यादा हो जाती तो फिर नहीं मिलेगा।
यहाँ पर देखिए लिखा था अमाउंट ऑफ एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और इनकम बाय इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहाँ पर ये हमने बात कर ली क्लॉज एफ की। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और आता है, उसको भी देख लेते हैं। अ कोऑपरेटिव बैंक शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P, यानी कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको 80P वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद बोला हाउएवर अ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और अ प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक शेल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी एक तो ये, और दूसरा प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, इनको 80P वाला डिडक्शन मिल जाएगा। तो कोऑपरेटिव बैंक को नहीं मिलेगा लेकिन इन दोनों को मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80PA। यहां पर देखिए लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स ऑफ प्रोड्यूसर कंपनीज। तो जितनी भी प्रोड्यूसर कंपनीज हैं उनको अपनी इनकम पर डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80PA। अब प्रोड्यूसर कंपनी कौन सी होती है, कौन सी इनकम पर यहां पर उनको डिडक्शन मिल रहा है, तो ये सारी बातें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। असेसी हमने देख लिया, असेसी यहाँ पर कौन होगा, प्रोड्यूसर कंपनी होगी। ठीक है, प्रोड्यूसर कंपनी की डेफिनेशन अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो प्रोड्यूसर कंपनी यहाँ पर हमारा असेसी होगा, जिसकी जो टोटल टर्नओवर है लेस देन ₹100 करोड़ होना चाहिए, तभी वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा, इंक्लूडिंग द टर्नओवर ऑफ एलिजिबल बिजनेस। ठीक है, एलिजिबल बिजनेस से होने वाला टर्नओवर और दूसरे बिजनेसेस से होने वाला जो टोटल टर्नओवर उसका है वो 100 करोड़ से लेस होना चाहिए, तभी उसको डिडक्शन मिलेगा। अब एलिजिबल बिजनेस कौन से होते हैं उनको भी अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वांटम कितना मिलेगा और कितने पीरियड तक मिलेगा। देखिए 100% ऑफ प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट प्रोड्यूसर कंपनी को हो रहा है उस पूरे के पूरे प्रॉफिट पर वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जो भी उनका एलिजिबल बिजनेस से हुआ है। ठीक है, फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2019 टू 22, असेसमेंट ईयर 2024 टू 25। तो यानी कि इन असेसमेंट ईयर के बीच में ही 5 साल का टाइम है, 19-20, 20-21, एक 19-20 हो गया, 20-21 हो गया, 21-22 हो गया, 22-23 हो गया, 23-24 और 24-25। मतलब इन असेसमेंट ईयर के बीच में ही उसको डिडक्शन मिलेगा, किसी भी असेसमेंट ईयर में वो चाहे तो क्लेम कर सकती है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है द असेसी इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। अगर जो प्रोड्यूसर कंपनी की बात कर रहे हैं, अगर वो एलिजिबल है 80C से लेके 80U के बीच में किसी भी डिडक्शन के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम पहले उसको जो डिडक्शन है वो इन सेक्शंस के बीच में देंगे, उसके बाद जो बैलेंस यहाँ पर बच जाता है वो हमारा 80PA के अंदर में वो क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है, इफ द असेसी इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, फर्स्ट डिडक्शन फ्रॉम इनकम of eligible business shall be allowed under section 80C to 80U except 80PA and the balance from of income under section 80PA। ठीक है, तो बचा हुआ जितनी भी इनकम होगी उसको वो 80PA के अंदर में क्लेम कर सकता है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि प्रोड्यूसर कंपनी कौन सी होगी, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे एलिजिबल बिजनेस कौन सा होता है, और इसी के साथ हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए प्रोड्यूसर कंपनी की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, यहाँ पर लिखा है प्रोड्यूसर कंपनी इज अ कॉर्पोरेट एंटिटी। कॉर्पोरेट मतलब कि एक तरीके से लीगल एंटिटी होती है जो कि रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, दैट्स ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड इज प्राइमरली एंगेज्ड इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। जैसे हम लोगों ने जो 80P में अभी डिस्कस किया था, 80P वाला हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए था, और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक तरीके से क्या काम कर रही थी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाला ही काम कर रही थी, किसी तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रमोट करने का ही काम कर रही थी। इसीलिए यहाँ पर 80P का एक एक्सटेंशन आप समझ लो कि 80PA है हमारा। और 80PA जो होता है वो प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए होता है। प्रोड्यूसर कंपनी कौन फॉर्म करता है, उसको फॉर्म करते हैं नॉर्मली फार्मर्स और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वही लोग इस कंपनी को फॉर्म कर लेते हैं। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी की जगह इस बार उन लोगों ने कंपनी फॉर्म कर ली, अब उनके पास में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ये सब है। उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूसर कंपनी फॉर्म कर ली, और फिर इस प्रोड्यूसर कंपनी के थ्रू वो अपनी जो एक्टिविटीज है एग्रीकल्चर वाली उनको वो प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, a producer company is a corporate entity that's owned and managed by the farmers and producers and is primarily engaged or involved in agriculture और related activities। कौन कौन सी एक्टिविटीज है, सबसे मेन एक्टिविटी आपकी ये है, उसके बाद जितनी भी है वो एलिड एक्टिविटीज आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर प्रोडक्शन का काम हो गया, हार्वेस्टिंग हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, प्रोक्योरमेंट हो गया, ग्रेडिंग करने का काम हो गया, अलग अलग ग्रेड्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो, पूल करने का, जितना भी प्रोड्यूस हुआ उसको एक जगह पे पूल करने का, इकट्ठा करने का काम, हैंडलिंग, उसके बाद फिर मार्केटिंग, सेलिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द मेंबर्स बेनिफिट। मतलब जितने भी फार्मर्स हैं एक तरीके से जिन्होंने बनाया कंपनी को, वो क्या है, वो उसके मेंबर्स हैं, उनके बेनिफिट के लिए यहाँ पर प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्टिंग ऑफ द प्रोड्यूस, जो भी उन लोगों ने प्रोड्यूस किया उसको
बेचने या फिर हार्वेस्ट करने का काम वो कर रही हो कंपनी। उसके बाद यहाँ पर दिया इन एडिशन टू ऑल दी अबव एक्टिविटीज इट ऑल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल कंसल्टिंग ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज टू इट्स मेंबर। तो ये एक्टिविटीज भी वो देती है प्रोड्यूसर कंपनी। इसके बाद नेक्स्ट आता है पावर जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज देयर यूज कंजर्वेशन एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड टू प्राइमरी प्रोड्यूस। यानी कि ये जो पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये सब वाले काम कर रही है प्रोड्यूसर कंपनी, ये भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है या फिर एग्रीकल्चर को ही प्रमोट करने का काम कर रही है। इसके बाद लास्ट आता है यहाँ पर प्रमोटिंग म्यूचुअल असिस्टेंस वेलफेयर मेजर्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स और देयर प्राइमरी प्रोड्यूस। तो यानी कि ये वाले काम भी हमारे एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है या फिर मेंबर के बेनिफिट्स के लिए ये सारे काम वो प्रोड्यूसर कंपनी कर रही है। अगर आपको याद रखना हो तो आप मेन ये वाला याद रखो, बाकी अगर आप चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि मेजर एक्टिविटीज जो प्रोड्यूसर कंपनी की होती है वो यही वाली होती है, बाकी सारी हमारी अदर एक्टिविटीज के अंदर में आ जाती है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिजिबल बिजनेस हमारे यहाँ पर होते हैं, क्योंकि इन्हीं एलिजिबल बिजनेस की जो इनकम होती है उस पर उस प्रोड्यूसर कंपनी को डिडक्शन मिलता है। सबसे पहला यहाँ पर आ जाता है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रोन बाय दी मेंबर्स। यानी कि जो मेंबर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उन लोगों ने जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को ग्रो किया है उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मार्केट करने का काम या फिर मार्केटिंग का जो भी काम है वो यहाँ पर हमारा एलिजिबल बिजनेस के अंदर में आता है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स सीड्स लाइव स्टॉक और अदर आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर एग्रीकल्चर फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग देम टू द मेंबर्स। यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चरल जो इंप्लीमेंट्स वो परचेज कर रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर उसने जो सीड्स परचेज किए या फिर लाइव स्टॉक परचेज किया है, इनको परचेज करके वो सप्लाई करने का काम कर रही है अपने मेंबर्स को। तो यहाँ पर जो हमारी प्रोड्यूसर कंपनी है वो भी यही काम कर रही है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एलिजिबल बिजनेस के अंदर आ जाता है। और इसके बाद लास्ट आता है द प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द मेंबर्स। यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मेंबर्स ने ग्रो किया है उसको प्रोसेस करने का काम वो बिजनेस हमारा एलिजिबल बिजनेस के अंदर में आ जाता है। तो यहाँ पर हमने हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P एंड 80PA इन दोनों को भी डिस्कस कर लिया, और इसी के साथ हमारे इनकम वाले जितने भी डिडक्शन थे ये सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में पेमेंट से रिलेटेड जितने भी डिडक्शन होते हैं उनकी भी, यानी कि 80C 80D 80E 80G। तो अगर आप चाहो तो आप पिछले वाले वीडियोस जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया हुआ है प्लेलिस्ट का वहां पर जाकर के आप देख सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।